हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर के यूट्यूब पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग विजयनगर और बहमनी राजवंश का। विजयनगर और बहमनी राजवंश हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके थे अपना लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें। तो आप लोग अगर ये पार्ट सबसे पहले देख रहे हैं तो प्लीज उस वाले पार्ट को पहले देखिए। फर्स्ट जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, ठीक है, ये 2 वहां पर लिखा होगा 1 विजयनगर एंड बहमनी डायनेस्टी, है ना, 1 लिखा होगा। आप सबसे पहले वो वाला पार्ट पहले देखिए, देन आफ्टर 2। ठीक है, चलिए तो आज सेकंड पार्ट के स्टार्ट करेंगे। बहमनी साम्राज्य। देखो, तो जब हमने फर्स्ट पार्ट अपना कवर किया था बच्चा, तब हमने देखा था वहां पे कि हमारे जो साउथ का, इधर बताते हैं, ठीक है, ब्लैक पे नहीं दिखेगा, इसको रेडी रखता है, ठीक है। देखिए कि जो हमारा साउथ वाला जो पार्ट है उसमें हमने देखा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कर ली। अपने जो एक उनको गुरु, उनके संत जो मिले थे, उन्होंने कहा कि जिस जगह तुम खड़े हो तुम इसी जगह एक बहुत बेहतरीन साम्राज्य की स्थापना करोगे, और उन्हीं से प्रेरित होकर हरिहर और बुक्का ने फाइनली विजयनगर की नींव डाली। एंड वो सच में 300 वर्षों तक चलने वाला बहुत ही एक अच्छा साम्राज्य बना। इसी साम्राज्य से कनेक्टेड था हमारा बहमनी, इसी साम्राज्य से हमारा कनेक्टेड था बहमनी साम्राज्य, ठीक है, ये वाले से कनेक्टेड था विजयनगर से। विजयनगर, अब आप देखोगे कि एक और डिफरेंस क्या, हरिहर और बुक्का भाई हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तो हिंदू राजवंशी राज्य था ये वाला। लेकिन बहमनी जो थे वो मुस्लिम शासकों का राज्य है, ठीक है, मुस्लिम शासक बहमन शाह, ठीक है। यहां पे देखो ये वाला नाम सबको दिखाई पड़ रहा है, बहमन शाह, ठीक है, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब से कब तक हुई, तो 1347 से लेके 1580 तक का टाइम पीरियड आप लोग बताएंगे। और दूसरी चीज क्या बताएंगे कि ये मुस्लिम साम्राज्य था, हमारी बहमनी सल्तनत थी, मुस्लिम साम्राज्य था। और दूसरी चीज बताएंगे इस्लामी राज्य था। और दूसरी चीज बताएंगे अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू। क्लियर है। अब दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करके की थी। अब देखो, जो दिल्ली सल्तनत थी, हमने उस टाइम पे भी बात की थी जब हमने विजयनगर बसाया, तब भी हमने ये वाली बात की थी कि अगर हम दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ अगर हम थोड़ी नजरें घुमाते हैं तो वहां पर दिल्ली सल्तनत में अगर हम देखते हैं तो एमबीटी का शासनकाल चल रहा था, है ना, एमबीटी का शासनकाल चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासनकाल चल रहा था। और यहाँ पे भी हम सेम चीज ही देखते हैं कि अगर हम देखें कि क्या होता है ना, कि जब राजा जो है वो एक जगह फोकस करता है, जब जिसकी सल्तनत है वो जब एक जगह फोकस करता है, तो कुछ छोटे छोटे विद्रोह होने लगते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे विद्रोहों में हो सकता है कोई भी ऐसा निकल आए जो एक बड़े साम्राज्य की नींव रख दे और अपने आप को स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर दे, ठीक है। क्योंकि एक राजा हर जगह तो राज्य नहीं कर सकता, क्या होगा, उसको वो उस टेरिटरी को वो जीतने के बाद दूसरों पर छोड़ देगा कि भाई अब तुम संभालो, और जितना पैसा हम मांगते हैं बस उतना हमें देते जाओ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से विद्रोह करके इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर हम देखें कि डेक्कन में, अगर दक्कन की बात करते हैं, डेक्कन की बात करते हैं, तो पहली स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत थी ये, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि डेक्कन एरिया की पहली मुस्लिम पहली स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैडम बहमनी साम्राज्य की स्थापना एक इस तरीके से ही हुई थी कि डेक्कन एरिया में पहली कोई स्वतंत्र मुस्लिम आई, सल्तनत आई। अब कह रहे हैं कि अगर हम इसके जो बाद का, है ना, जो फॉल का पीरियड है, जो बाद का पीरियड है ना, पूर्ववर्ती और उत्तरावर्ती कहेंगे इसको, तो जब 1518 के आसपास की जब हम बात करते हैं तो यही वाली जो सल्तनत है वही बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगी। जैसे
बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर, जिसमें से ये 5 राज्य फेमस यानी प्रमुख हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि इनका अस्तित्व, इन जगहों का अस्तित्व कहां से आया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम बहमनी साम्राज्य जब अपने अंत पर आएगी तो यही 5 राज्यों में विभाजित हो जाएगी। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा बीजापुर, दूसरा है हमारा गोलकुंडा, तीसरा है हमारा बीदर, फिर है बरार और फिर है अहमद नगर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 5 क्वेश्चन यहां से बने कि बहमनी साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या है। तो 1347 से लेकर 1518 तक। बहमनी साम्राज्य को किसने बसाया? तो आंसर इज बहमन शाह ने बसाया और उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा चौथा क्वेश्चन बन सकता है क्या कि भाई किस तरीके से इसको बनाया गया? तो दिल्ली सल्तनत के विद्रोह, दिल्ली सल्तनत से के विरुद्ध विद्रोह करके इसको स्थापित किया गया था और ये पहली स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। ठीक है, पहला मुस्लिम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। और लास्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जब अपने पतन की तरफ था तो कितने राज्यों में विभाजित हुआ, है ना? उनके नाम क्या क्या थे? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर। हमारी फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट होती है। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ देखो अहमदनगर दिख रहा है सबको? ठीक है, ये देखो वारंगल, वारंगल की हम लोग बार बार बात करते हैं, वारंगल, तो ये जगह जो है हमारी वो वारंगल है। ठीक है, ये देखो बिदार, ठीक है, यहाँ पे देखो विजयनगर, ये जितना भी आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ये हमारा उस टाइम पे विजयनगर है। और ये पूरा जो दिख रहा है आपको येलो एरिया, ये हमारा बहमनी है, ये हमारा बहमनी साम्राज्य है और ये वाला एरिया हमारा विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर किंगडम या साम्राज्य। ठीक है, क्लियर है सबको? येलो और ग्रीन में डिवाइड किया है मैंने इस चीज को, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं, आगे चल के आपको फायदा करेगी। यहाँ पे ये वाला जो आप मिडिल एरिया देख रहे हैं इनका, है ना, ये वाला जो हम्पी ये है, ठीक है, इसके इसके और इसके बिल्कुल टेरिटरी के बीच में ही है, बिल्कुल बॉर्डर पर। ठीक है, जब आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये कृष्णा है नदी, ठीक है, गोदावरी, है ना, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा दोआब का हिस्सा बोला जाता है ये। ठीक है, ये देखो दौलताबाद, है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो दोआब का हिस्सा बोला जाता है। आगे देखो, अब देखो यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले शासक है हमारे हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू, जिन्होंने इस राज्य की स्थापना की। तो उन्होंने बताया कि भाई ये टाइम पीरियड है हमारा, हम यहाँ से यहाँ तक चले थे, है ना, संस्थापक तो हम ही थे और पूरा हमारा नाम क्या था? हसन बहम शाह, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह कह लीजिए इनका नाम था। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की तो फिर कोई भी जगह होती है अगर, तो उसका सेंटर बनाया जाता है, उसकी राजधानी बनाई जाती है। जैसे इंडिया की राजधानी हमने दिल्ली बनाई, है ना, तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी राजधानी की जब बात आई, इन्होंने अपने शासनकाल में हसनाबाद, गुलबर्गा, क्या जगह का नाम है? गुलबर्गा, उस जगह को हमने अपनी राजधानी चुना। ठीक है, तो पूछा जाता है कि विजयनगर की राजधानी, आंसर इज हम्पी, एंड बहमनी साम्राज्य की राजधानी, आंसर इज गुलबर्गा। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी देखो, अगर बहमनी साम्राज्य की राजधानी इन्होंने गुलबर्गा को बना दिया, है ना, दूसरा अगर हम इस पूरे के पूरे अपने साम्राज्य को पूरे दक्कन क्षेत्र में इन्होंने फैलाया, जिसमें वर्तमान में महाराष्ट्र, अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें आज की, तो आज वो क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से उसमें शामिल है। अगर आज के डेट की हम बात करें तो बहमनी साम्राज्य का जो टेरिटरी रहा है, एरिया जो रहा है, क्षेत्र जो रहा है, वो हमारा आज का महाराष्ट्र, आज का कर्नाटक, आज का तेलंगाना और आज का ही आंध्र प्रदेश रहा है।
क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, इनके जस्ट बाद मोहम्मद शाह प्रथम आए, इनके जस्ट बाद ही मोहम्मद शाह प्रथम आए, और उनका जो टाइम पीरियड है वो 58 से लेकर 77 तक रहा। ऑब्वियस है कि जो मोहम्मद शाह थे वो किसके बेटे थे, अपने ही बेटे को बनाएंगे ना, है ना, तो यहाँ पे उनका ही बेटा बन गया। उसका क्या नाम था, हमारा हसन गंगू का बेटा मोहम्मद शाह। क्लियर है? अब देखो, बहमनी साम्राज्य का दूसरा शासक बना और उसने विजयनगर साम्राज्य के साथ बहुत सारे युद्ध किए, ठीक है, और बुक्का फर्स्ट और वारंगल साम्राज्य के कपाया नायकों को हराया। अब देखो, विजयनगर जो है, हम ऐसे बात करते हैं, ये वाला बहमनी, ये वाला वारंगल और ये वाला विजयनगर, ऐसे बात करते हैं। तो जब इनके साथ तो हो गई होगा, क्योंकि जब टेरिटरी मिक्स होती है तो फिर विवाद होना, तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि जब टेरिटरी मिक्स हो रही है तो जो बीच वाला जो हिस्सा है, जो हमारे मेन सीमा है जिसे बोलते हैं, जैसे सीमा है, वो उस पर तो विवाद हो गई होगा। वो कहेंगे कि हम अटैक करेंगे, वो कहेंगे हम अटैक करेंगे, इस जगह की चीजें हम यूज करेंगे, वो कहेंगे इस जगह की चीजें हम यूज करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ले लो, है ना। कश्मीर पर कभी वो अटैक करते हैं, कभी हम अटैक करते हैं। हम मतलब बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, कश्मीर हमारा है, हम आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कश्मीर, देखो, एक जगह उस उतनी ही जगह कहीं और से ले लो, ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन नहीं, उनको कश्मीर ही चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि कश्मीर की अपनी खुद की एक वैल्यू है ना। तो वैसे ही अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जो इनके बीच का सीमा क्षेत्र था, उसकी अपनी एक अलग ही वैल्यू थी। लड़ाई उसी के ऊपर थी, लड़ाई क्षेत्र के ऊपर नहीं थी, लड़ाई उस क्षेत्र के जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर थी। ठीक है, अब क्या वैल्यूज थी, तो देखो, सबसे बड़ी बात तो पहली चीज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, क्योंकि वो जो जगह है, इसको जो जगह है उसको बोलते हैं रायचूरा दोआब। दोआब का एरिया है भाई। दोआब का एरिया कौन सा होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। दोआब का एरिया वो होता है कि जब दो नदियां एक जगह को कवर अप करती हैं और फर्टिलिटी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो वहां सबसे बेस्ट मानी जाती है ना। क्यों? एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट से। तो देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, फर्टिलिटी अच्छी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो अनाज है वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छा मात्रा में आता होगा। अब जब इस चीज के ऊपर की लड़ाई है, और दूसरा एक और रीजन था जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा रीजन था हॉर्स ट्रेडिंग का, है ना। मैंने यहाँ पे स्लाइड में भी मेंशन नहीं किया है क्योंकि मुझे वो बताना था आपको। हॉर्स ट्रेडिंग का क्या था, क्योंकि ऑब्वियस है कि गोवा यहाँ पे पोर्ट है ना। गोवा, पुर्तगीज जो है वो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हॉर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग, यानी कि घुड़सवार, यानी घोड़ों का व्यापार। घोड़ों का व्यापार चल रहा है भैया यहाँ पे, ठीक है, घोड़ों का व्यापार। अब अच्छी नस्लों के घोड़े, अच्छी क्वालिटी के जो घोड़े हैं, घोड़ों का जो व्यापार चल रहा है, वो भी एक मेन रीजन था यहाँ के। क्यों? क्योंकि सारा काम गोवा के पोर्ट से हो रहा है, गोवा के ऊपर ही सबसे पहली लड़ाई चल रही थी। अब देखो, चीजें और भी कुछ हो रही हैं। और क्या हो रही है, देखो यहाँ पे, देखो, सेकंड जो आए हमारे मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह बहुत ही अच्छे शांत प्रिय और बहुत ही अच्छी कूटनीति के हमारे शासक रहे हैं। कह रहे हैं कि विजयनगर के साथ साथ और पड़ोसी राज्यों के साथ बिल्कुल मित्रता के साथ चल रहे थे। ये बहुत ही अच्छी इनकी मित्रता थी, ठीक है, मित्रता के साथ चल रहे थे। उन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत सारे अस्पताल, मदरसे और मस्जिद भी बनवाई। पूछते हैं आपको कि सबसे अच्छी मित्रता वाला या फिर सबसे ज्यादा मदरसे और अस्पताल बनाने वाला शासक बताइए, कहां पर? बहमनी साम्राज्य के अंदर। आपका आंसर होगा मोहम्मद शाह सेकेंड। क्लियर है? दूसरा, फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी, अब देखो, इनका भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं। इनका जब हम अपनी विजयनगर साम्राज्य की जब हम कहानी पढ़ रहे थे हमारी लास्ट लेक्चर में, अच्छा, इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, अदरवाइज समझ में चीजें कनेक्ट नहीं होंगी, चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो कहानी क्या है, कहानी फिर से रिपीट करती हूं मैं, कि जब हमारी चल रही थी बातें कृष्ण देव राय की, याद होगा सबको, कृष्ण देव राय की जब बातें चल रही थी उस वाले में, तो उनसे ही पहले एक शासक और थे, देवराय फर्स्ट। उन्हीं काल के एक और शासक थे जिनका नाम था देवराय फर्स्ट। किसके शासन काल के?
हमारे जो चल रहा था, हमने विजयनगर में हरिहर और बुक्का जब पढ़ रहे थे, उन्हीं के आगे की कहानी है, उसी के आगे की कहानी है कि देवराय फर्स्ट थे, देवराय फर्स्ट। अब देखो, ये है हमारे विजयनगर के शासक, ये है हमारे कहाँ के, इधर ही देखते हैं, चलो इसको इरेज करके इधर ही बताती हूँ। ये है हमारे विजयनगर के शासक, ठीक है। और लड़ाई किससे हो रही है? लड़ाई हो रही है बहमनी के शासकों से, विजयनगर के राजा, और इधर है हमारा वारंगल, मैंने बताया था आपको, वारंगल, बहमनी, विजयनगर। मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब देवराय जी थे, देवराय फर्स्ट, और इनकी लड़ाई हो रही थी हमारे फिरोज शाह, यहां पर जो शासक थे उनका नाम था फिरोज शाह बहमनी, इनसे इनकी लड़ाई चल रही थी। क्लियर है? लड़ाई थी, ऑब्वियस है कि दो क्षेत्रों में जब लड़ाई होती है तो याद रखिएगा, कभी भी जो रीजन है वो रिलीजन कभी नहीं होता, रिलीजन कभी रीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्म के नाम पर कोई नहीं लड़ना चाहता था उस पीरियड में। सबको टेरिटरी की भूख थी, सबको क्षेत्र की भूख थी, है ना, सबको टेरिटरी अपनी बढ़ानी थी, एक्सपेंड करनी थी, उस चीज की भूख थी। धर्म से रिलेटेड कोई भी भूख किसी के अंदर नहीं थी उस टाइम पे। अब अपनी जान बचाने के लिए, आपने देखा भी था, मैंने आपको लास्ट स्टोरी में भी बताया था कि जब एमबीटी ने हरिहर और बुक्का को कैद बंदी बना लिया था, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया? धर्म को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जान छोड़ दो, तुम बोल दो, हम बन जाएंगे, इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, ठीक है, कर लिया। लेकिन बाद में जाके वो अलग चीज है कि उन्होंने अपना धर्म, फिर से धर्म परिवर्तन कर लिया, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पर कभी कोई लड़ाई हुई ही नहीं है इस पीरियड की, अगर मैं बात करूं। अब यहाँ पे लड़ाइयां क्या है? लड़ाइयां फिर से वही चीजें हैं, है ना, उनका चीजें टेरिटरी एक्सपेंड करना, और हमारी सेना को लेकर टेरिटरी को एक्सपेंड करना। अब यहाँ पे क्या होता है कि लड़ाई होती है और फाइनली क्या होता है कि फिरोज शाह जीत जाते हैं, है ना। कहानी क्या है? कहानी ये है कि फिरोज शाह जीत जाते हैं, यानी कि विजयनगर पर जीत हासिल कर लेते हैं। कौन? बहमनी साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य वाले विजयनगर पर जीत शामिल कर लेते हैं। अब देखो, कई बारी पुराने इतिहास, पुरानी स्टोरी जब मुगल पढ़ेंगे तभी भी, मुगल क्या है कि मुगल की चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी तो दिमाग में होंगी, है ना। जैसे हमारी जोधा और अकबर की कहानी मिलती है, तो जोधा जो थी वो हिंदू राजस्थान के राजा राजवंश घराने से थी, है ना। तो अगर हम अकबर की बात करें, अकबर इस्लाम धर्म के थे, तो फिर ये जो मैरिज हुई वो कैसे हुई? तो वो जो मैरिज थी वो किस बेसिस पे हुई? वो एक राजनीति के बेसिस पे हुई कि तुम हमारा शासन जो है वो राज जीते, मतलब कि उन्होंने अटैक किया, वो जीत गए, और उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हमारे साथ संबंध स्थापित करो, अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो और राजपाट अपना संभालो, कोई बात नहीं, ठीक है, जीत गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने संबंध स्थापित किए, यानी शादी की। तो वैसे ही अब इन्होंने इस पे प्रस्ताव रखा कि एक काम करो, तुम हार तो गए हो, लेकिन अब तुमको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। तो यहाँ फाइनली देखने को ये मिलता है कि फिरोज शाह बहमनी से हमारे देवराय फर्स्ट ने अपनी बेटी की शादी कर दी, क्योंकि वो हार गए ये युद्ध। अब आगे की कहानी क्या कहती है? आगे की कहानी ये कहती है कि भाई शादी तो कर दी, है ना, दिल पे ठेस तो लग गई, लेकिन अब इस ठेस का, इस बेइज्जती का बदला भी लिया जाएगा। शादी तो कर दी हमने, चलो ठीक है, बेइज्जती का बदला कैसे लिया? यहाँ पे क्या था कि वारंगल के शासक थे यहाँ पे, है ना, आप आगे देखोगे, बेटी के देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि शादी जो थी वो देवराय की बेटी से हो गई, क्योंकि ये एक कवि का कहना है, बेहतरीन कवि का कहना है कि अगर इन दोनों में युद्ध हुआ और ये बहमनी जो थे वो जीत गए, तो इन्होंने क्या किया, 1419 में देवराय फर्स्ट से हार गया था और अपनी बेटी की शादी जो थी उससे कर दी। आगे की कहानी क्या कह रहे हैं? आगे की कहानी कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदुओं और प्रशासन में शामिल किया, हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई जिसमें, और खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया, ठीक है। एक इन्होंने क्या बनवाया? वेधशाला बनवाई जिसमें खगोल विज्ञान को इन्होंने, जो चीजें ऐसी थी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, उन चीजों को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने समुद्री मार्गों के माध्यम से फारस की खाड़ी और लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार था वो भी किसके शासनकाल में ज्यादातर बढ़ा हुआ माना गया? फिरोज शाह बहमनी के शासनकाल में बढ़ा हुआ माना गया। अब देखो क्या हो रहा है कि अब कुछ कुछ चीजें यहाँ पे क्या कर रही हैं कि आगे इनका जब काल आएगा, है ना,
आगे जब ये इनका जो सेशन बढ़ेगा तो इनका देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर इन्होंने इनके साथ थोड़ी सी मित्रता कर ली, ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी मित्रता कर ली, फिर उन्होंने कहा कि एक जगह है, डायनेस्टी है, हम लोग उसको लूटेंगे और सारे लूट का माल हम तुमको दे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इनका कोई युद्ध से, इस तरफ के लोगों का कोई युद्ध से लेना देना नहीं है, इनके और इनके बीच में कोई क्यों बोलेगा, लेना ही देना नहीं है, किसी को लालच देंगे तभी तो बोलेगा। तो यहाँ पर इनको लालच था कि ये जो लोग हैं, कौन से, बहमनी साम्राज्य के जो लोग हैं, वो उनको अपनी लूट का थोड़ा बहुत हिस्सा दे देते थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इनको लालच इन्होंने दे दिया कि एक काम करो, हम एक किंगडम लूटेंगे और उसका तुमको पूरा तुम ही रख लेना, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। रेड्डी किंगडम का नाम था, किंगडम का क्या नाम था, रेड्डी किंगडम। यहाँ पे एक किंगडम है रेड्डी किंगडम, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, रेड्डी किंगडम पर अटैक करते हैं और उस किंगडम को लूट के वो किंगडम भी सारी तुमको ही दे देंगे और उसका सारा कुछ तुम ही संभालना, ठीक है। ये आ गए भाई लालच में, यहाँ के राजा ये लालच में आ गए। अब आगे के जो युद्ध है, जब भी इनके और इनके बीच में जब लड़े जाएंगे तो ये इनकी तरफ से ना लड़के इनकी तरफ से लड़ेंगे और ये फाइनली जीत भी जाएंगे। तो ये अपनी बेटी की शादी का या फिर कह सकते हैं हार का बदला इस तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करते हैं। आगे की कहानी देखो, अहमद शाह यानी वली इनको बोला जाता है, टाइम पीरियड 22 से लेकर हमारा 35 तक। लगातार हार, बहमनी साम्राज्य है ना, लगातार क्या हो रहा था, हार के कारण फिरोज शाह जो था बहमनी ने अपने भाई अहमद शाह के पक्ष में सिंहासन त्यागना पड़ा। लगातार हार हो रही थी। अभी मैंने आपको कहानी समझाई कि मतलब जब दिमाग चलाते हैं ना लोग, जैसे हमारे यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के जो केडी राय नहीं सॉरी देवराय ने जो दिमाग चलाया, उसके बेसिस पे क्या हो गया, यहाँ पे चीजें अच्छी हो गई उनकी तरफ, विजयनगर की तरफ से, और बहमनी साम्राज्य की तरफ से चीजें खराब हो गई, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इससे इस्तीफा दे दिया पक्ष से कि लो भैया तुम ही संभालो, ठीक है। अब अहमद शाह ने वली यानी संत कहा जाता था, क्यों, क्योंकि उनका संबंध सूफी संत गेसु दरस से था। अब इनको संत क्यों बोला गया भाई, संत जो है वो ज्यादातर कैसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो जो लोग दीक्षा देते हैं, जो लोग प्रवचन देते हैं, लेकिन इनके लिए क्यों बोला गया, क्योंकि इनका जो एक संबंध था वो एक सूफी संत गेसु दरस से, ठीक है। रूसी व्यापारी निकितन ने उनके शासनकाल के दौरान दौरा किया। पूछा जाता है कि एक रूसी व्यापारी जो था जिसका नाम निकितन था, वो किसके दरबार में यहाँ पर आया था, ठीक है, किसके दरबार में दौरा करने आया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उन्होंने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारा जो गुलबर्गा थी, जो राजधानी है गुलबर्गा, उसका स्थानांतरण बीदर किया गया, और ये कौन से शासन काल में किया गया और किस शासक ने किया, तो आंसर इज अहमद शाह ने किया, ठीक है। उन्होंने वारंगल पर भी आक्रमण किया, ऑब्वियस है कि जब वारंगल के जो राजा थे वो दूसरे की तरफ से लड़ रहे थे तो फिर हम तुम पर भी अटैक करेंगे, है ना। शासक को हराया और मार डाला और उन्होंने वारंगल के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। फाइनली जाके उन्होंने वारंगल पर कब्जा कर लिया, ये भी कितने पावरफुल है, ठीक है। अब आते हैं मोहम्मद शाह थर्ड, इन्होंने 9 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे भैया। मोहम्मद शाह 3 में बुद्धिमान और व्यक्ति और महा प्रशासक था, बुद्धिमान भी थे और एक बुद्धिमान व्यक्ति भी थे और एक महान प्रशासक भी थे, ठीक है। महमूद गवन उसका संरक्षण था। अब देखो कोई छोटा सा बच्चा अगर गद्दी पर बैठा है तो संरक्षण तो करना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे होता था। उसने राजस्व, प्रशासन, सेना में सुधार किया और उसने विजयनगर, उड़ीसा, कोंकण और रामेश्वर संगमेश्वर राज्यों को हराया, इन सारे राज्यों को उसने हराया। महमूद गवन, यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखते हैं। अब देखो महमूद गवन जो थे जन्म से ईरानी थे, बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री थे, है ना। अब देखो मोहम्मद शाह तृतीय के जो प्रधानमंत्री थे वही आके उन्होंने अपना संभाला राजपाट, ठीक है। बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर तो पहुंच गया, लेकिन उसने विजयनगर को हराया और दाभोल और गोवा के बंदरगाह शहरों पर कब्जा कर लिया। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो गोवा वाला एरिया था उसके जो पोर्ट थे उस पर भी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी इन दोनों साम्राज्यों के बीच में, क्योंकि जितना भी हॉर्स ट्रेडिंग का काम हो रहा था पोर्तुगीज जो कर रहे थे और यहाँ पे जो हो रहा था वो सब
हमारे इस इन दोनों एरिया के बीच में ही हो रहा था, है ना। और उस टाइम पे हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत ही एक अहम रोल माना जाता था किसी भी आर्मी में, है ना। क्यों? क्योंकि अगर सेना जाएगी तो घुड़सवार तो चाहिए चाहिए, घोड़े तो चाहिए चाहिए, घोड़ा तभी जाएगी। तो अपनी पूरी की पूरी सेना उन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रांग बना ली थी, उतनी ज्यादा स्ट्रांग बना ली थी, घुड़सवारी भी एंड प्लस तीरंदाजी भी, है ना। दोनों ही चीजें उनकी इतनी स्ट्रांग बन गई थी। देखो यही सेम जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है मंगोलों में। जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, अरब और तुर्क का आक्रमण पढ़ा, तो मैंने मंगोल आपको पढ़ाए थे, याद होगा आपको, चंगेज खान वाले, है ना। तो हमने देखा था वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, एक तो घुड़सवारी उनकी बहुत अच्छी और दूसरा उनकी तीरंदाजी बहुत अच्छी। तो दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन आता है तो वो एक सैनिक एकदम फिर, है ना, पहाड़ तोड़ वाले निकलते हैं। चलिए, पोर्ट की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य को इससे बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि सारी की सारी ट्रेडिंग व्यवस्था उनकी खतरे में आ गई थी। अब देखो, नियंत्रण में फारस के साथ बहमनी साम्राज्य के समुद्री व्यापार का विस्तार किया गया। ऑब्वियसली बंदरगाह जो होते हैं उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एक ट्रेडिंग व्यवस्था वाले राज्य के लिए। बहमनी साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया, जिन्हें तराफ कहा जाता था, और जिनमें प्रत्येक पर एक तरफदार, देखो तरफदार, है ना, याद करो मैंने बताया था इक्ता और इक्तादार, वैसी तराफ और तराफदार शासन करता था। सुल्तान ने 1482 में उसे मार डाला। फाइनली जो था हमारा ये भी गए काम से। अब देखो फिर से रिपीटेड क्यों है? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस के फॉर्म में क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जैसे हसन गंगू, तो संस्थापक कौन था हमारा बहमनी राज्य का? हसन गंगू, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछता है कि दिल्ली के सुल्तान एमबीटी के खिलाफ विद्रोह के बाद दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की किसने? तो ऑब्वियस आंसर मिलता है हसन बहमन शाह, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, किसने की। तीसरा, राजधानी किसको बनाया इसने? अगर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तो राजधानी भी तो कोई ना कोई जगह बनाई होगी, तो आंसर इज गुलबर्गा, ठीक है। अब उसी जगह को कलबुर्गी नाम से भी जाना जाता है, और बाद में बीदर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गवानी फारसी व्यापारी थे जो बहमनी साम्राज्य के शिखर पर पहुंचने में सहायक सिद्ध हुए, और उन्होंने कई राजस्व सुधार लागू किए। बीदर में मदरसे की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन बनता है भाई, याद रखिएगा कि हमारे बीदर में मदरसे की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गवान ने की। विजयनगर के साथ संघर्ष की अगर हम बात करें तो भाई संघर्ष तो, प्रतिद्वंदता तो थी। अभी मैंने आपको बताया था कि चीजें जो थी वो धर्म को लेकर कभी नहीं थी, चीजें जो थी वो क्षेत्र को लेकर थी, ठीक है। विघटन की अगर हम बात करें तो भाई 1518 में पूरा कमजोर हो गया, और 5 जगहों में इसने अपनी स्वतंत्र स्थापना की, बट गया। अगर कला और संस्कृति की, वास्तुकला की बात करी जाए तो यहाँ पे भी इंडो इस्लामिक परंपराओं का चलन देखने को मिलता है ना। प्रसार में जो थी वो चीजें मिलती हैं। और मोहम्मद गवान जैसे विद्वानों ने फारसी में भी कविताएं लिखी है। अरबी का तो विकास हुआ ही हुआ है, लेकिन फारसी का भी बहुत अच्छा विकास इस पीरियड में माना गया है। बहमनी सुल्तानों ने गेसु दरज और बंदा नवाज सहित कई सूफी संतों को संरक्षण दिया। पूछा जाता है कि सूफी संत बंदा नवाज और गेसु दराज, इन दोनों को किसके शासनकाल में संरक्षण मिला था? तो याद रखिएगा कि बहमनी राजवंश में इनको संरक्षण दिया गया था, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे दक्षिण में सूफीवाद का निर्माण हुआ, और दक्षिणी उर्दू के प्रसार और श्रेय का भी जो कह सकते हैं, उर्दू में देखो दक्खनी उर्दू क्या थी? एक लैंग्वेज थी दक्खनी उर्दू, ठीक है। इसके प्रसार का श्रेय भी बहमनी साम्राज्य को ही जाता है। पूछता है आपको कि दक्खनी उर्दू के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर इज बहमनी साम्राज्य को जाता है। बहमनी वास्तुकला, अब देखो बहमनी वास्तुकला से भी क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि बहुत सारी खूबसूरत इमारतें इसने बनवाई, जैसे कि गुलबर्गा का किला, गुलबर्गा में हफ्त गुंबज और जामा मस्जिद, हफ्त गुंबज और जामा मस्जिद। और बीदर का किला भी, बीदर में मदरसा महमूद गवन ने ही बनवाया था। और दौलताबाद में 4 मीनार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड का कि 4 मीनार कहाँ है? तो दौलताबाद में। और किसने बनवाई? आंसर इज बहमनी शासनकाल में बनी थी।
बहमनी साम्राज्य का जो सैन्य प्रशासन था वो कैसा था? घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाना भी जिसमें शामिल था। अभी मैंने आपको बताया था घुड़सवार हॉर्स ट्रेडिंग का, है ना, अभी मैंने बताया था कि एक सेना तभी कंप्लीट और तभी संपूर्ण मानी जा सकती है जब उसकी कैवलरी और जो आर्चरी है वो दोनों ही स्ट्रांग हो, दोनों ही बहुत अच्छे हो। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली क्या थी? अभी मैंने आपको बताया था कि उस दिन जब हम लोग एकता पढ़ रहे थे तो चीजें हम लोग एकता दे रहे थे तो उस जगह को हमने सैनिक के उससे कनेक्ट किया। तो वैसी थी कि सैन्य नेताओं को मनसब या रैंक के आधार पर बांट दिया जाता था और उन्हें जागीरें दी जाती थी। ठीक है, जिससे वो अपनी सेनाओं का भुगतान करते थे। किसी को रैंक वाइज बांट दिया कि तुम्हारी रैंक ये है, 2, 3, 4, और फिर उनको जमीनें दे दी कि तुमको इतनी मिलेगी, तुमको इतनी मिलेगी और तुमको इतनी मिलेगी। उसके हिसाब से अब तुम अपनी सेना का भरण पोषण करोगे। ठीक है, आगे की कहानी सुनिए। अगर बहमनी साम्राज्य और के प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वकील उल उस सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत के नायाब सुल्तान के समकक्ष होती थी इसकी उपाधि। पेशवा किसको कहते थे? तो आंसर इज वकील। वजीर कुल किसको कहते थे? आंसर इज प्रधानमंत्री। अमीर जुमला, अमीर जुमला, इससे क्वेश्चन बन चुका है, अमीर जुमला कौन होता था? आंसर इज वित्त विभाग के प्रमुख, यानी पूरा का पूरा फाइनेंस सिस्टम संभालने वाला अमीर जुमला कहलाता था। वजीर विभाग के प्रमुख, विभाग के उप प्रमुख होते थे। वजीर अशरफ तो विदेश मामलों और शाही न्यायालय के प्रमुख, विदेश मामलों में। ठीक है। सदर जहां किसको कहते थे? न्यायिक धर्मा विभाग के प्रमुख। कोतवाल किसको कहते थे? पुलिस विभाग के प्रमुख। और तरफदार किसको कहते थे? प्रांतीय गवर्नर को। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कि तरफदार किसे कहते थे? तरफदार तो प्रांतीय गवर्नर को कहते थे, है ना। और यहां से भी बन चुका है कि वजीर अशरफ कौन होते हैं? तो विदेशी मामलों को संभालने वाले हमारे विदेशी अशरफ कहलाते हैं। अब देखो, मैंने अभी बताया था आपको कि इन दोनों के बीच का कारण जो है लड़ाई का, बहमनी का और विजयनगर का, कभी भी रिलीजन नहीं रहा। तो क्या रहा? रिलीजन नहीं था तो क्या था? पहला रीजन था दुआब, है ना, और दूसरा था गोलकुंडा की खदानें, और तीसरा था व्यापारिक और वाणिज्यिक महत्व। ठीक है, गोलकुंडा जो जगह थी वहां पे हीरे की खदानें थी, तो उनके पीछे लड़ते रहते थे कि नहीं ये हीरा हम लेंगे, वो कहते नहीं खुदाई हम करेंगे, हीरा हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर वाणिज्यिक की बात करें तो बहुत बड़े बड़े बंदरगाह, अभी मैंने बात की थी, है ना, पोर्ट की, तो वो थे मराठवाड़ा और कोंकण जैसे तटीय क्षेत्रों की इनकी लड़ाई चलती रहती थी। और रायचूर जो द्वाब था, रायचूरा द्वाब था, उसमें तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का एरिया था जो कि बहुत ही उपजाऊ था। फर्टिलिटी अच्छी होगी, चीजें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, मुनाफा ज्यादा होगा, तो लड़ाई किसकी है? लड़ाई तो पैसों की है, धन दौलत की तो है ना, जिस पर दोनों ही अपना दावा करते थे। तो इस तरीके से फाइनली हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है और हमने विजयनगर और बहमनी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम डाउट सेशन दोबारा रखेंगे। थैंक यू।